Hey, dear all. हे डियर ऑल, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आज के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से। एंड माय नेम इज आरती गुप्ता और हमारा टॉपिक है मदर इंडिया। मदर इंडिया जो है या उसके बारे में लास्ट सेशन में हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था, तो अगर आपको याद नहीं है तो दैट्स ओके। हम आज आपको फिर से उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताएंगे। सो आई होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? नेहा, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सो अभी कोई किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो उनको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, वो आ जाएंगे। आवाज़ तो क्लियर होगी। मैं एक बार ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। द क्लास इज गोइंग टू गेट स्टार्टेड। Yeah, everybody, are you there? Shall we start? Ritu Narayan is saying go. Where to go? Where to go? Okay. So basically, the topic is Mother India, and everybody knows about this topic. मदर इंडिया किसके लिए किसने लिखा है थोड़ा बहुत बताया था, बट इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही बढ़िया और मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस पूछने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि बहुत ही कभी कभी नॉर्मल फैक्ट से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ओके, सो वेरी वेरी गुड नून। है ना, कभी कभी बहुत ही नॉर्मल फैक्ट से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा चीज़ों में। बाकी एवरीथिंग इज जस्ट गुड। सो मदर इंडिया किसके बारे में है, लेट्स सी। सो दिस टॉपिक, दिस मदर इंडिया, ये लिखा है सुभाषचंद्र बोस ने। और लिखा क्यों है एक बार जल्दी जल्दी से देखेंगे, फिर उसके बारे में क्वेश्चन देखेंगे। सो मदर इंडिया बाय सुभाषचंद्र बोस। अबाउट द ऑथर की अगर हम बात करें, सो द ऑथर
पीस ऑफ द लेटर मदर इंडिया इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राइट? सो ये लिखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा और 1897 से 1945 तक वो मतलब उनका जन्म एंड मरण जो है, ही वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट एंड पैट्रियट, बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी और देशभक्त थे। ही वॉज अ ग्रेट पॉलिटिकल लीडर इन द फर्स्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ में वो बहुत ही बड़े पॉलिटिकल लीडर थे। ही लेड द रेवोल्यूशनरी इंडियन नेशनल आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम चल रहा था जब उनकी डेथ हुई। अभी ये बहुत ही ज्यादा मतलब अभी भी ये डाउटफुल है, सस्पिशियस है कि वो 1945 में उनकी डेथ हुई या नहीं हुई, बट हम अभी भी ऐसा ही मानते हैं। इट इज बिलीव्ड बेसिकली। सो ही रिजाइन फ्रॉम सिविल सर्विसेज। उन्होंने सिविल सर्विसेज से रिजाइन किया था बिकॉज उन्हें लगता था कि जब तक हम सिविल सर्विसेज, चूंकि इंडिया जो था वो ब्रिटिश का उपनिवेश था और सिविल सर्विसेज जो था उन्हें लगता था कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उसको छोड़ना ही देश के लिए अच्छा रहेगा। सो ही डिड इट बिकॉज ही वाज ऑफ द ओपिनियन द बेस्ट वे टू एंड द गवर्नमेंट इज टू विथड्रॉ फ्रॉम इट। सरकार को खत्म करने का तरीका सबसे ज्यादा अच्छा यही है कि सरकार से हम बाहर निकल जाएं, विथड्रॉ कर ले, राइट? On August 13, 1945, he was going to the Soviet Union in a Japanese plane when it crashed in Taipei. ताइपे में प्लेन क्रैश हो गया 1945 में, याद रखना 18 अगस्त, ओके? और जा रहा था सोवियत यूनियन और एक जापानीज प्लेन था, राइट? माना ये जाता है कि उसी टाइम उनकी मृत्यु हो गई उसी क्रैश में। नेताजी वाज रिलीजियस एंड स्पेंड मच टाइम इन मेडिटेशन। वो रिलीजियस थे और काफी सारा टाइम जो है वो मेडिटेशन में बिताते थे, ठीक है? आज बच्चे बहुत कम है। सुरुचि, तुमने कल कहा था कि मैडम क्लास किस टाइम होगी, एंड आई एम हियर विद द क्लास एंड यू आर गायब, एंड आई मैसेज टू यू ऑन ग्रुप लाइक गाइस जॉइन द सेशन, आई एम हियर, एंड यू गाइस आर लाइक अच्छा अभी आ रहे हैं। तो 12 बजे कौन सा टाइम होता है तुम लोग का? इट इज अ परफेक्ट टाइम टू यू नो टू स्टडी, आई गेस। ऑलराइट, सो बेसिकली was that he is believed to have died in the crash. Netaji was religious and spent much time in meditation. वो धार्मिक थे और मेडिटेशन में समय बिताते थे। हालांकि आई जस्ट want to tell you something about being religious and being in meditation. There are two different things. Meditation जो है उसका मतलब होता है ध्यान, राइट? उसके लिए भगवान को मानना जरूरी नहीं है, उसके लिए लाइक रिलीजियस होना जरूरी नहीं है। ध्यान इज द डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिरिचुअल थिंग, और ये जो भगवान वाली थिंग है वो रिलीजियस है। तो रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म, two things are just vice versa. I don't know why people connect them. मतलब मुझे नहीं पता कि people इसको connect करते क्यों है, बट जो आपका मेडिटेशन होता है वो आपके माइंड का एक तरीके से सेल्फ असेसमेंट होता है, और जो रिलीजन में भगवान को मानना है दैट इज योर बिलीफ। सो दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। आई डोंट नो व्हाट पीपल थिंक, एनीवेज हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। द प्रेजेंट पीस ऑफ लेटर मदर इंडिया इज रिटन टू हिज मदर। उन्होंने अपनी माँ को लिखा था। In this letter, he has described how our motherland was in trouble during those days. उन दिनों कैसे हमारी जो मातृभूमि है वो परेशानी में थी। So ये लेटर क्या इंडिकेट करता है? The concern of the sensitive son of the soil. ये लेटर जो सुभाष चंद्र बोस के मन में अपनी मिट्टी के प्रति जो प्रेम है उसको बेसिकली डिफाइन करता है। सो अगर हम इसके पैसेज का जिस्ट पूछें तो ये पूरा का पूरा जो पैसेज है वो यही डिफाइन करता है कि what the concern Subhash Chandra has about the soil, about our motherland. Okay, Subhash Chandra Bose has narrated the condition of pre-independence India. Obviously, the situation when he was writing a letter, India was like a colonial of British. Okay, so he had a deep feeling for the welfare of the country. उनके अंदर जो है भारत के कल्याण के लिए deep feeling थी, गहरी feeling थी, जो कि इस बात से समझ आती है कि उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने ये कहा था कि इंडिया में जो लोग हैं उनको मेरे जैसे बनना पड़ेगा अगर चाहते हैं कि वो आज़ादी मिले, हम ब्रिटिश रूल के अंडर ना रहें, तो एवरीबडी शुड बी लाइक मी। कुछ छुपा हुआ तो नहीं है? आज मैंने कुछ छुपाया नहीं। हेलो मेधावी, समझ आ रहा है बात? समझ आ रही हैं चीजें व्हाट आई एम सेइंग? ओके, स्क्रीन क्लियर है ना? हाँ, तो लिखा हुआ ही हैड अ डीप फीलिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। He was highly pained to see our country under British rule. तो अब जो है ना वो कह रहे थे कि उनको बहुत पेन था, उनको बहुत दर्द था, पेन था, उन्हें बहुत दर्द था, दर्द इस बात का कि भारत ब्रिटिश रूल के अंडर है, कैसे नहीं होना चाहिए, है ना? सो नहीं होना चाहिए, ये बात यहाँ पे थोड़ा सा छुप रहा है। सो आई एम गोइंग आउट। इतना समझ आ रहा? अब देखते हैं पूजा के बारे में बात करते हैं कि पूजा हो रही थी। पूजा सेलिब्रेशन हैड बीन परफॉर्म्ड।
पूजा सेलिब्रेशन परफॉर्म हुआ. इट हैड एंटर्ड इट्स फाइनल डे. इसके फाइनल डे में एंटर किया. वेन्यू ऑफ द पूजा पंडाल वाज हाईली डेकोरेटेड. जो वेन्यू था वो एकदम सजा हुआ था. पॉम्प एंड शो, दिखावा था थ्रू आउट दिस इन द सेलिब्रेशन. उस सेलिब्रेशन में बहुत दिखावा था. He was aggrieved, वो sad थे, aggrieved थे, right, to see the pathetic condition of his mother India. भारत मदर इंडिया की कंडीशन देख के उनको बड़ा दुख लग रहा था. He was of the opinion that India had a glorious past. उनका कहना था कि भारत का जो पास्ट है बहुत ही ज्यादा ग्लोरियस है. He had expressed his view that India's God's beloved land. वो ये मानते थे कि जो इंडिया है वो उसकी उनकी भगवान की प्रेमी का लैंड है, प्रेम की भूमि है, जहां पर उन्होंने कई बार जो है जन्म लिया है. एवरी एज, राइट, ही हैज बीन born in this holy land many a times in every age in the form of savior for the enlightenment of the people. तो he has blessed with this earth to get rid of their son. तो अब वो कहते हैं he has blessed with this earth, कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि सारे लोग, जितने भी लोग हैं, वो सच्चाई का पालन करें, जो और सबके दिलों में, जितने भी लोग हैं सबके दिलों में सच्चाई हो और जो है ना पालन करें, मतलब एक तरीके से पृथ्वी पर से बुराई हटाएं. यहीं पर सैक्रेड रिवर्स है गंगा और गोदावरी. योगी जो है वहाँ गंगा और गोदावरी के किनारे इकट्ठे होते हैं और वहाँ पूजा करते हैं. उनके लिए सुइटेबल प्लेस है. दे परफॉर्म वर्शिप विद फ्लावर्स, सैंडलवुड्स एंड इंसेंस. वो अगरबत्ती, फूल और चंदन की लकड़ी से पूजा करते हैं. यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग आते हैं होली दर्शन के लिए और पानी में डुबकी लगाते हैं. अच्छा, उस टाइम की गंगा की जो सिचुएशन होगी ना वो भी बहुत जबरदस्त रही होगी, राइट. अभी तो गंगा इतने सालों में बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है. अभी तो गंगा में डिप लगाने का मतलब है कि तमाम बीमारियों को साथ लेकर के आना. हालांकि आस्था और विश्वास पहले से ज्यादा बढ़ा ही है. ब्लाइंड फेथ भी पहले से ज्यादा साथ साथ बढ़ता रहा है. आस्था और विश्वास के साथ में ब्लाइंड फेथ जो है वो भी बढ़ता ही रहा है और वो भी जो है ना बढ़ता ही रहेगा जैसे जैसे चीजें जो हैं बढ़ रही हैं. सो ब्लाइंड फेथ एंड एवरीथिंग विल गो अप. उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता. सो बेसिकली द थिंग इज, सुभाष was highly disturbed mentally to see the distressed condition of his mother India. उनको बड़ा दुख लग रहा था, बहुत ही डिस्टर्ब थे मेंटली और परेशान थे इन चीजों से. मदर इंडिया जो है इतनी खतरे में है. He asked from his mother. उन्होंने अपनी माँ से पूछा, why such a situation had arisen? ऐसी चीजें क्यों हुई माँ? Why there is no any sincere and selfless son to serve? ऐसा क्यों नहीं है कि कोई भी सिंसियर और सेल्फलेस सन है अपनी माँ को बचाने के लिए. माँ की यहाँ पर माँ जो है वो डिनोट कर रहे हैं मदरलैंड. ओके, right? So he did not see a single person who was ready to sacrifice his desire and selfishness. उन्होंने कोई भी ऐसा एक आदमी नहीं देखा जो एकदम अपने डिजायर, सेल्फिशनेस को सैक्रिफाइस कर दे. Everybody was suffering from hunger, jealousy, selfishness and lack of love. सारे लोग परेशान किससे थे? हंगर से, जेलसी से, सेल्फिशनेस से और लैक ऑफ लव से, राइट. सो ये चीजें चल रही थी. अंत में क्या होता है? सुभाष हैज ऑफर्ड हिमसेल्फ ऑफ हिज एबिलिटीज एंड सैक्रिफाइसेस. अंत में सुभाष ने क्या किया? अपनी जो एबिलिटी है और सैक्रिफाइसेस हैं वो दे दिए, है ना. लेकिन वो ये भी एक्सपेक्ट करते थे कि सारे लोग सेम काम करें इन द कंट्री. सारे लोग जो हैं वो सेम काम करें. बाय डूइंग दिस दे वुड बी एबल टू फाइट फॉर देयर मदर इंडिया. ये सब करके वो इस लायक हो पाएंगे कि अपनी मदर इंडिया के लिए लड़ सकें. ओके, with new vigor and strength, एक नई शक्ति के साथ में. This was the only way out to get rid of British rule and the beginning of a golden chapter. So यही एक ऐसा मतलब तरीका है जिसमें हम ब्रिटिश रूल से लड़ सकते हैं और एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत कर सकते हैं. So this is how the passage is saying. Everybody is listening to me or not? इसीलिए आज मैंने कैमरा ऑन रखा है because you guys are, when I am out of the camera maiden, so you guys are like, कहाँ से आवाज आ रही है? Nobody is listening to me properly. So I'm trying to keep. इसमें ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा साइड छुप जाता है, तो that's why I keep myself hidden. हाँ जी, so क्लियर हो गई होगी. जरा क्वेश्चंस देखिए आप लोग, क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं. एंड देन हम इसके कुछ और क्वेश्चंस के पैटर्न्स हैं जिन पर हम बात करेंगे. सो क्वेश्चन, सुभाष रिजाइंड फ्रॉम सिविल सर्विसेज. बताना जरा कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपके लिए. ये है हमारा क्वेश्चन. एंड सुभाष रिजाइंड फ्रॉम सिविल सर्विसेज, व्हाई? देयर आर 4 ऑप्शंस. बताना जरा. पहला ऑप्शन कहता है ही डिड सो बिकॉज ही नीडेड टू डू अदर वर्क इन ऑर्डर टू मेक मनी एंड फूड. एंड ही डिड सो बिकॉज ही वाज द ओपिनियन द बेस्ट वे टू एंड द गवर्नमेंट इज टू विथड्रॉ फ्रॉम इट. या फिर बोथ, या फिर नन.
आपको मैं बताऊंगी, आप आंसर करो, आई विल गिव यू द डिटेल्स ओनली। मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगी कि व्हाई इज इट हैपनिंग। मेधावी इज सेइंग 2। साबिष्टम नहीं आया आज, नम्रता गौतम टीजीटी नहीं। बच्चा मेरे, मैं आपको इतनी बार बता चुकी हूँ कि पीजीटी और टीजीटी के लिए अलग बैचेस लगते हैं। पीजीटी के लिए हमारा 12 बजे लगता है और इसमें हम पीजीटी के लिए पढ़ा रहे हैं 11 से 12 वर्ग का पढ़ा रहे हैं हम इसमें, राइट। और आपकी जो टीजीटी की क्लासेस होती हैं उनका टाइम 7 बजे है। जो टीजीटी होता है वो 7 बजे होता है। और जो ग्रुप मैंने बनाया है उस ग्रुप में इसलिए आ जाओ क्योंकि ये सब चीजें भी तुम लोगों को पता नहीं है राइट। ये हमारा होता है 7 बजे, तो अब इसके लिए आपको 7 बजे आना है। तो जो टीजीटी वाले बच्चे हैं वो 7 बजे मिलेंगे मुझे, जो पीजीटी वाले बच्चे हैं वो 12 बजे मिलेंगे, ठीक है। सुभाष रिजाइन फ्रॉम सिविल सर्विसेज इसलिए क्योंकि वो कह रहे थे कि गवर्नमेंट में रह के हम उसके खिलाफ नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने सिविल सर्विसेज रिजाइन कर दिया। ओके। अब वैसे आजकल भी काफी लोग कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट में रह के पैसा नहीं कमा सकते, फेम नहीं ले सकते, तो वो भी आईएएस बन के छोड़ देते हैं। हमारे रोमन सैनी जैसे, वो कहते हैं अरे ठीक है, अब हमें गवर्नमेंट में रहना ही नहीं है, हमें किसी की आज्ञा का पालन नहीं करना, विल डू व्हाटएवर वी वांट टू। सो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो एवरीबडी आंसर्ड एज सेकंड। या नेहा मेधावी, सुरुचि इसके, हाँ मैडम सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सुनाओ। ठीक है, और सुनाती हूँ। गाइस तुम लोगों ने क्लास में आना क्यों कम कर दिया, पागल हो गए हो क्या तुम लोग? ये जो है मैं चीजें करा रही हूँ, इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा हाँ, ये डेट्स वगैरह भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, डेट्स वगैरह पर भी फोकस करेंगे। अभी मैं सबसे क्वेश्चन जो है आपको समरी सारी चीजें इसकी कराऊंगी। ओके, सो बताओ, टू हुम वाज सुभाष रिटन दिस लेटर? बताना जरा किसको लिखा गया ये लेटर। वेरी नाइस नेहा, सबसे पहले आंसर किया, इसके लिए आपको इनाम मिलता है, इनाम। मेधावी ने भी सबसे दूसरे नंबर पे आंसर किया। बाकी सब क्या कर रहे हैं, क्लास में आते हैं, रेटिंग दे के जाना, बता रही हूँ एक एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, मैं भेज दूंगी, सारे ध्यान से पढ़ना। देखो, टू हुम वाज सुभाष रिटन दिस लेटर, अपनी माँ को लिखा था, वो बहुत दुखी थे, हिमसेल्फ को भी नहीं, गवर्नमेंट को भी नहीं, वो अपनी माँ को लिखा था। और ये पता चला आपको पैसेज पढ़ने के बाद। व्हाई सुभाष वाज नॉट हैप्पी व्हाइल राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिखते समय खुश क्यों नहीं थे, उनकी खुशी क्यों नहीं थी उस चीज में, वो वाज द रीजन। He was aggrieved to see the pathetic condition of his mother India, or he was missing his friends, or he spent a lot of money in celebration, or none. So basically the thing is कि अगर हम सुभाष की बात कर ही रहे हैं तो ये सुभाष चंद्र बोस हैं, and he was aggrieved to see the pathetic condition of mother India. That was the reason he wasn't happy. He was saying कि जिस तरीके से मेरे अंदर चीजें आ रही हैं, मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आए और हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट से छुटकारा मिले। When and how Netaji died? So here, it is a very simple question. I know you can answer it in a while, in just one soup. तो बताओ जरा क्या होगा right answer? Yeah, the date was 18th April 1945. Okay, so second option, Manisha Rani, yes. जो डेट है वो है 18th August 1945. He was going to the Soviet Union in a Japanese plane when it crashed in Taipei. He is believed to have died in the crash, right? Second option जो है that is correct. Okay, so yeah. तो कैसे मरे वो ऐसा माना जाता है, हालांकि बाद में बहुत सारे ऐसे क्लेम्स आए, उन्होंने कहा नहीं अभी भी जिंदा है, वो तो अभी भी जिंदा है, और जिंदा होनी भी चाहिए, होना भी चाहिए था काफी सालों तक, है ना। तो ऐसा लगा कि है वो, मैंने देखा तो कुछ लोगों को तो मैंने ये कहते सुना है कि मैंने सुभाष चंद्र बोस जी को वहां देखा था, उस वाली जगह पे बैठे हुए देखा था, ऐसे देखा था, वैसे देखा था। क्योंकि उनकी डेड बॉडी नहीं मिली ना, इसलिए। अब क्या रियलिटी है ये अभी किसी को पता है नहीं है, ये भी मुझे नहीं पता है। Why did Subhas not like in puja celebration? पूजा सेलिब्रेशन उन्हें पसंद क्या नहीं था उसमें? What did, क्या पसंद नहीं था? Why नहीं है, what है, गलती से why निकल गया। So क्या नहीं पसंद था? What Subhas did not like in puja celebration? तुम लोग को नोट्स मिल जाएंगे तो क्या तुम लोग क्लास में नहीं आओगे? या मनीषा, मेधावी, नेहा, Medhavi and Neha, you guys are correct.
सो बेसिकली यस, ऑल ऑप्शन मनीषा रानी सारे करेक्ट हैं. वाई? देखो, सुभाष चंद्र बोस को ग्रैंड सेलिब्रेशन पसंद ही नहीं था. उन्हें लग रहा था कि इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ मनी एंड एनर्जी, है ना. सुभाष डिड नॉट लाइक द वेस्टेज ऑफ मनी एंड एनर्जी. दोनों जगह सेम चीजें लिखी है. ऑल ऑफ द अबव होगा राइट आंसर, बिकॉज ये और ये पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है. और सुभाष डिड नॉट लाइक द ग्रैंड सेलिब्रेशन, ये उन्होंने लिखा ही है कि क्यों इतना पैसा दुर्गा पूजा पे खर्च करना, राइट? क्यों खर्च करना इतना पैसा? क्योंकि भगवान जो सच में भगवान को मानता है, ये भी असलियत है, जो सच में भगवान को मानता है उसका केस अलग होता है. वो मतलब कभी भी ग्रैंड सेलिब्रेशन पर, अब पता नहीं मुझे, वो कभी ग्रैंड सेलिब्रेशन पर बिलीव नहीं करता. तो ये अलग टाइप के लोग होते हैं यहाँ पे. हाँ, व्हाट वाज हिज रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू? अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया है. आपको मैं नेहरू जी के बारे में बता चुकी हूँ. सो अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेहरू जी एंड सुभाष चंद्र बोस? इसमें क्या है? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, नेहा सिंह, यू आर राइट. देखो, इसमें सेकेंड ऑप्शन है, ही वॉज रिलीजियस, ये लिखा हुआ है, एंड स्पेंड मच टाइम इन मेडिटेशन. उन्होंने, वो रिलीजियस है, उन्होंने काफी टाइम स्पेंड किया मेडिटेशन में. अच्छा, अगर हम नेहरू जी की बात करते हैं, नेहरू जी बिल्कुल भी नहीं मानते थे कि कोई भी बेनेवलेंट पावर ह्यूमन या मैनकाइंड की हेल्प करने के लिए अवेलेबल है, राइट? सो गांधी जी और नेहरू जी के जो रिलीजियस व्यूज हैं वो एकदम कॉन्ट्रैरी हैं, राइट? नेहरू जी, ये जो है, ये आएगा जरूर, मतलब ऐसे ऐसी चीजें आती जरूर हैं. तो नेहरू जी ऐसे मानते थे कि कभी भी अगर मानव डिस्ट्रेस में है तो आपको खुद ही उसके लिए कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा, है ना. एक साइंटिफिक अप्रोच लेकर के चलते थे. और नेहरू जी, जो सुभाष चंद्र बोस थे, वो कहते थे कि नहीं, ये भगवान की प्यारी धरती है और यहाँ पर भगवान ने जन्म लिया है बचाने के लिए, तो भगवान फिर से आएंगे. इस तरीके का इनका जो, हालांकि इनका बिलीफ है, लेकिन साथ ही साथ इस पूरे चैप्टर में ये भी बात बोली जा रही है कि उस टाइम पिछड़ापन इसलिए भी था क्योंकि लोग जो है बहुत ज्यादा सुपरस्टिशंस में मानते थे, बहुत ज्यादा बिगटरी थे, कट्टर थे. इसीलिए ये भी ये रीजन था. तो ये मतलब जो चैप्टर है, ये दोनों चीजें बताता है. चलो, उन्होंने जो पवित्र नदियों की बात की, उसमें कौन कौन सी थी? गंगा यमुना, गंगा गोदावरी, यमुना गोदावरी, गंगा एंड रामगंगा. दो 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 सब में सेकंड ऑप्शन ही लग रहा है क्या? यस, द थिंग इज गंगा एंड गोदावरी. यस, नेहा मेधावी. दो बच्चे आंसर, बाकी क्यों नहीं आंसर कर रहे हो? पागल हो क्या तुम लोग? आंसर करना चाहिए तुम लोगों को. मतलब पागल नहीं हो, सॉरी, आई शुडंट से दैट, बट यू शुड आंसर द क्वेश्चन, राइट? What was the only way out to get rid of British rule and the beginning of golden chapter? मतलब जो ओनली वे था, कौन सा तरीका था जिससे हम ब्रिटिश रूल का अंत कर सकते हैं और हम एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत कर सकते हैं? ऐसा कौन सा तरीका था, बताओ. मतलब अकॉर्डिंग टू सुभाष चंद्र बोस, मैं सुभाष चंद्र बोस की ही बात कर रही हूँ. तो सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो द थिंग इज कि उन्होंने एक्सपेक्ट किए सैक्रिफाइसेस फ्रॉम द पीपल ऑफ द कंट्री, राइट? उन्होंने कहा कि सारे लोगों को सैक्रिफाइस करना चाहिए, और उन्होंने वो एक्सपेक्ट किया उन्होंने कि नया विगर, नया स्ट्रेंथ, नई जो है ना शक्ति और उत्साह और शक्ति, ये दिखाई जाए. मतलब उत्साह और शक्ति जो है वो दिखाई जाए, राइट? तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सही है, इसीलिए राइट ऑप्शन हमारा हो गया बोथ. ठीक है, चलो. अब इस चैप्टर के बारे में आपको एक एक छोटी से छोटी चीज जो है वो पता चल जाएगी. व्हाई डू सुभाष कॉल इट गॉड्स फेवरेट लैंड? क्या रीजन है कि सुभाष जी कहते हैं कि ये भगवान की फेवरेट लैंड है? ऐसा क्या रीजन है, बताओ. यस, इसमें भी पैसेज के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है कि गॉड हैज बीन बॉर्न इन दिस होली लैंड मेनी टाइम्स इन एवरी एज इन द फॉर्म ऑफ सेवियर, और ही हैज ब्लेस्ड विद हिज अर्थ टू गेट रिड ऑफ देयर सन एंड टू एस्टैब्लिश
राइटियसनेस एंड ट्रूथ इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन। सो यहाँ पर भी ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है। मदर इंडिया को उन्होंने अनफॉर्चुनेट क्यों कहा? वाई इज मदर इंडिया अनफॉर्चुनेट? अनफॉर्चुनेट क्यों कहा इंडिया को, मदर इंडिया को? हाँ, थर्ड ही था, थर्ड ही था इसमें, इस वाले क्वेश्चन में, अनफॉर्चुनेट वाले में। ना ना ना, मेधावी फर्स्ट नहीं होगा। एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि मदर इंडिया इसलिए अनफॉर्चुनेट है कि उस शी डज नॉट हैव एनी सेल्फलेस सन। शी डज नॉट हैव एनी सेल्फलेस सन। सेल्फलेस सन का मतलब कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो सेल्फलेस हो, मतलब जो निस्वार्थ हो। निस्वार्थ, निस्वार्थ सन का ना होना, निस्वार्थ पुत्र का ना होना। सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो 2 है। ओके, अच्छा, ये कह रहे शी डज नॉट हैव एनी, नहीं, बहुत सारे अच्छे लीडर्स थे, राइट, ऐसा नहीं है, ये ट्रूथ नहीं है। शी डज नॉट हैव एनी सेल्फिश, सेल्फिश सन तो बहुत सारे थे, सेल्फलेस नहीं थे। शी डज नॉट हैव एनी गॉड टू सेव हर, ये भी नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा था कि सारे के सारे सेल्फिश हैं, कोई भी सेल्फलेस नहीं है। तो पैसेज अगर हम पढ़ेंगे तो इंडिया को अनफॉर्चुनेट इसीलिए कहा गया है क्योंकि उनके पास कोई भी सेल्फलेस सन नहीं है, निस्वार्थ पुत्र नहीं होने की वजह से इंडिया को उन्होंने अनफॉर्चुनेट बोला है। ठीक है, तो अब जो है मैं आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चंस इस पे बने हुए थे वो मैं कराती हूँ। एक मिनट, तो इसके बाद हम दूसरा टॉपिक ले लेंगे और इसको आपको भेज देंगे। एक मिनट, मैं दूसरी फाइल शेयर करती हूँ आपको। हाँ, एक मिनट, इसमें ड्रॉ वाला ऑप्शन ही नहीं है। इसमें ड्रॉ वाला ऑप्शन नहीं है, तो हम ऐसे आपको करा देते हैं। शेयर हो गया ना? हाँ, ड्रॉ वाला ऑप्शन नहीं है, तो हम ऐसे आपको करा देते हैं। ड्रॉ वाला ऑप्शन पता नहीं क्यों नहीं है इस पीडीएफ में, आई डोंट नो। सो दिख रही है सबको? पीडीएफ दिख रही है सबको? पीडीएफ इज विजिबल और नॉट गाइस? बताना एक मिनट। पीडीएफ विजिबल है? बताओ, मेधावी, नेहा, रूही, मनीषा, पीडीएफ विजिबल है या नहीं है? आवाज तो आ रही है, बोल क्यों नहीं रहे हो यार तुम लोग? अरे एक भी नहीं बोल रहे मैम, क्लास में नहीं दिख रही। आ, अच्छा, वही तो मैं पूछ रही थी। एक मिनट, या फिर मैं शेयर ही कर दूं पूरी? अगर नहीं दिख रही तो मैं शेयर कर दूंगी, और अगर नहीं दिख रही है पीडीएफ तो मैं शेयर कर दूंगी। तुम लोग भी दोबारा ज्वाइन कर लो अगर हो सकता है तो। इफ इट इज पॉसिबल टू यू ऑल। दिख रहा है गाइस? नहीं दिख रही है?
नहीं नहीं नहीं, स्क्रीन पे जो मैंने पीडीएफ खोली हुई है वो दिख रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। सुरुचि आनंद कह रही है दिख रही है, तो फिर कह रही है नो, दिख नो मैम। मनीषा मेधावी दिख रहा है, तुम लोगों को बताओ ना स्क्रीन पे क्या। अच्छा ओके मेधावी, चलो ठीक है, वही तो मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, मुझे ये शक इसलिए है क्योंकि उस पे कुछ ऐसे पीडीएफ्स होते हैं ना जिसमें चीजें विजिबल नहीं होती। चलो इसको एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद अपना दूसरा टॉपिक भी आज शुरू करके आपको उसकी डिटेल दे दूंगी मैं। फिर उसके बाद हम उस पर क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा चैप्टर 9 है। हाँ, सो क्वेश्चन ये था कि ही हैज बीन बॉर्न इन दिस ग्रेट लैंड इन एवरी एज, हु डज ही स्टैंड फॉर। आपको पता है ही किसके लिए आया है, कि भगवान के लिए, तो ही स्टैंड्स फॉर गॉड, ये आपको पता है। व्हाई डज सुभाष कॉल इंडियाज गॉड्स बिलवड लैंड, इसका रीजन भी यही है कि इंडिया इज गॉड्स बिलवड लैंड बिकॉज ही अपीयर्ड इन इंडिया मैनी मोर टाइम्स। यहाँ पर भगवान है ही, है ना, कह रहे भगवान बहुत बार पृथ्वी पर आए। ठीक है, वैसे ये सारे मिथ्स हैं, सुभाष चंद्र बोस ने बोले हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सारे लोग इस पर भरोसा करें। आप अपना अलग से पॉइंट ऑफ व्यू भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे मतलब रेस्पेक्टेड लोग जो बोल रहे हैं वो हमेशा ही सही हो। हालांकि वो इसलिए बोल रहे थे कि मोरालिटी को उन्होंने ज्यादा आगे रखा था चीजों में, और वहां मोरालिटी की कमी थी, दैट वाज द रीजन। गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन सीजन्स। इंडियन सीजन्स की अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस द्वारा डिस्क्राइब किए गए, तो उसमें hottest summer, severest winter and the heaviest rain and heartwarming autumn and spring. So वो कह रहे थे कि गर्मी बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि इस टाइम ग्लोबल वार्मिंग है तो इसी टाइम गर्मी पड़ रही है। 19 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था 1945 के पहले, तो भी गर्मियां बहुत ज्यादा गर्म और विंटर बहुत ज्यादा ठंडे, बारिश बहुत ज्यादा एंड पतझड़ बहुत ज्यादा, और बहार भी दिल को दहला देने वाला। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवर गंगा। रिवर गंगा का सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें उस टाइम पर, तो द गंगा कैरीज अवे द फिल्ड ऑफ द वर्ल्ड। ये कैरी करती है पूरी दुनिया की गंदगी। इट प्योरिफाइज आवर माइंड एंड बॉडीज, और हमारे माइंड एंड बॉडीज को ये प्योरीफाई करती है। इट इज इंस्पायर्ड बाई आवर योगीज एंड सेंट टू गेन स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। और ये हमारे इतने ज्यादा योगी और संत हैं, उनकी वजह से ये पवित्रता आई है। कुछ चीजों से तो आप ही अग्री नहीं करेंगे सुभाष चंद्र बोस। अकॉर्डिंग टू सुभाष, वाई इज मदर इंडिया अनफॉर्चुनेट। ये कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि मदर इंडिया इज अनफॉर्चुनेट बिकॉज शी डज नॉट हैव वन सिंगल सेल्फलेस सन। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो सेल्फलेस हो। व्हाट डज सुभाष मीन बाय होरी पास्ट। होरी पास्ट का से क्या मतलब है? सुभाष को लगता है एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन का ग्लोरियस सिविलाइजेशन थी, बहुत सारे ग्रेट थिंकर्स थे, लेकिन अब जो ग्लोरी है, जो प्रतिष्ठा है, वो खत्म हो गई है। तो ये जो पास्ट है वो होरी हो गया है। होरी का मतलब ग्रे, एक तरीके से सफेद बालों वाला, पुराना, ओल्ड। सुभाष कॉल्स हिमसेल्फ एंड द पीपल ऑफ इंडिया सेल्फिश। वही रीजन है कि द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। ऐसा हमेशा हर हर एरा में हर लोग को लगता है कि सिचुएशन जो है दैट इज गेटिंग वर्स, बट पीपल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग सुभाष आर सो सेल्फिश that none of them dedicates his life the cause of motherland. अच्छा, why can a mother never be selfish? Mother selfish नहीं हो सकती है. She loves all her children and she lives for her children. What happens when a mother sees her children in sorrow? क्या होता है जब माँ बेटे को, बच्चों को जो है दुर्दशा में देखती है? The mother is moved at the plight of children. She sheds, वो आंसू बहाती है basically. What are the cause of misery of people? लोगों की जो परेशानी है उनका कारण क्या है? इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, ब्लाइंड फेथ मतलब जो बिना जाने जो विश्वास करना है, बिगटरी मतलब कट्टरता, ये जो है ये लोगों की परेशानी का मुख्य कारण है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, क्वेश्चंस ये जो दिए गए हैं बुक में, इनसे भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। दूसरा है व्हाट थिंग्स हैव मेड द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन पीपल अ वेरिटेबल हेल। किन चीजों ने पृथ्वी पर भारत के लोगों को एक हेल जैसा बना दिया है? तो इन्होंने कहा हंगर यानी भूख, भूखमरी, लैक ऑफ लव प्यार की कमी, जेलसी मतलब ईर्ष्या, सेल्फिशनेस मतलब स्वार्थ। इसने क्या किया? इन सब चीजों ने जो ह्यूमन बीइंग है, भारतीय लोग हैं, उनकी लाइफ को वेरिटेबल हेल बना दिया है, नर्क के जैसा बना दिया है, राइट? सो या
पीडीएफ अभी भेज देती हूँ सबकी। इसकी जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको स्क्रीन पर, इसकी भी पीडीएफ है, और जो आपको मैंने उस टाइम बताया उसकी भी पीडीएफ है। आप जरा दूसरे टॉपिक को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसको, उस पर एक नजर मार लेते हैं, फिर हम आपको जो है एक मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। जयप्रकाश नारायणन का है ये लेख, उसको शेयर करते हैं हम एक बार। Okay, now let's talk about इसके बारे में बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण का लिखा हुआ लेख है यूनिटी नेशनलिज्म से संबंधित, तो उसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीजें कल कर लेंगे, बट इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि काफी बड़ा, काफी डिटेल चीजें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी, और ईयर्स वगैरह भी याद रखो। हो सकता है ईयर्स वगैरह भी पूछ दें तो हम लोग कहेंगे अच्छा ये तो टीचर ने भी नहीं बताया, हमने भी नहीं करा ऐसे। हाँ, तो जयप्रकाश नारायण 1902 से 1900 इतना कितना लिखा है, 79 है, ये 79 लिखा हुआ है। हिंदी में जब 1902 बोला तब मैं आगे जब बढ़ी तो मैंने कहा अब इसको कैसे स्पेल करेंगे, 79 हो सकता है क्योंकि इसके बाद 80 आता है, इतना मेरे को पता है। पॉपुलरली कॉल्ड लोक नायक वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स एंड थिंकर्स इन मॉडर्न इंडिया। सो ये जो है ना काफी प्राचीन और समझदार थिंकर्स है मॉडर्न इंडिया के, मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हैं। ही प्लेड अ मेजर रोल इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। आजादी में इन्होंने भूमिका निभाई जबरदस्त तरीके से। हिज स्ट्रगल कंटिन्यूड इवन आफ्टर द कंट्री अचीव्ड इट। इनका जो स्ट्रगल है वो एकदम कंटिन्यू रहा। जब भारत ने स्वतंत्रता, भारत को स्वतंत्रता मिली तो उनका स्ट्रगल जो था वो काफी याद किया गया। ठीक है, तो उन्होंने जो है ना काफी रोल प्ले किया। किसमें किया आइए देखते। अरे सो बेसिकली जयप्रकाश नारायण को ना सोशलिस्ट कहा जाता था, समाजवादी। अच्छा, वादी का मतलब आइडिया, आइडिया को, किसी पर्टिकुलर आइडिया को फॉलो करने वाले लोगों को हम वादी कहते हैं। वाद जो है वो पर्टिकुलर आइडिया होता है, ठीक है, सोच। तो यहाँ वादी जो है, और सोशलिस्ट का मतलब होता है कि समाज के को सेंटर में रह के कोई काम कर रहा है अगर, तो वो उस चीज को मतलब लिस्ट IST लगा देते हैं। सो ही प्लेड अ मेजर रोल इन द सोशलिस्ट एंड सर्वोदय मूवमेंट्स एंड फाइनली इन द मूवमेंट अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज, पॉपुलरली नॉन एज द JP मूवमेंट। सो हुआ क्या, समाजवादी और सर्वोदय आंदोलन थे, उन्होंने उनमें मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है, उन्होंने सिविल लिबर्टीज का मतलब होता है जो साधारण नागरिक की स्वतंत्रता के प्रति अगेंस्ट उन्होंने जो दबाई जा रही थी स्वतंत्रता, तो उसको खत्म करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन को क्या कहा गया, JP। ये चीजें फैक्ट्स है, फैक्ट्स पूछ लेते हैं बीच बीच में, अगर पूछ लिए ना तो फिर। हाँ, तो इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जयप्रकाश नारायणन, ये जो आप लिया गया है ये जयप्रकाश नारायणन के लिखे हुए वर्क्स का एक्सट्रैक्ट है। वॉल्यूम 2, JP एक्सप्लोर द चेंजिंग कोनोटेशंस ऑफ नेशन, नेशनलिटी, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। तो अब उसमें जो बात कर रहे हैं वो बदलते हुए जो राष्ट्र की विचारधाराएं हैं और उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज है, उन पे बात कर रहे हैं इस पूरे के पूरे टॉपिक में। तो आप देखो क्या सिचुएशन चल रही थी और कैसे उन्होंने डिफाइन करा है, और आप लोगों को भी आगे अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप लोग इन चीजों को ध्यान से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं अगर इंटरेस्ट है तो। मुझे तो देखो बहुत है, क्योंकि पॉलिटिक्स नहीं, क्योंकि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना, तो जो हो रहा है ना उनमें भी अपना भागीदारी तो कहीं ना कहीं निभानी पड़ेगी। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप किसी और चीज में बहुत अच्छे हो तो इंटरेस्ट ना लें, और अगर उसमें भी अच्छे नहीं है तो कम से कम ये तो जाने कि आसपास चल क्या रहा है। न्यूज देखा करो। अच्छा, ये कहते हैं कि टीवी न्यूज आज तक और ABP न्यूज वाले जो है बहुत ज्यादा न्यूज रिपीट करते हैं, लेकिन एक चीज तो है
वो अपनी आइडियोलॉजी बताते हैं जिससे आपकी अपनी आइडियोलॉजी बनती है। तो कोई भी न्यूज चैनल देखो, बट देखो न्यूज की मतलब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब वो अपनी आइडियोलॉजी में आपको इन्फॉर्मेशन दें, अपनी विचारधारा बताएं, या कैसे भी दें, आप जो भी देखो जिसमें मजा आ रहा है वो चैनल देखो, उससे बहुत कुछ मिलता है। हाँ मुझे पता है कि बहुत बकवास करते हैं, लोगों ने मना किया नहीं देखने पर, बट यू डोंट हैव एनी ऑप्शन लेफ्ट। अगर आप वो भी नहीं देखेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ एनडीटीवी एक बहुत ही शांत और जानकारी देने वाला न्यूज चैनल है, जिसमें पॉइंट ऑफ व्यू कम बताया जाता है और न्यूज ज्यादा दी जाती है, जानकारी ज्यादा दी जाती है। ठीक है, तो अगर हम रवीश कुमार जी के उसको छोड़ दें, खैर उनको उन्होंने खुद ही छोड़ दिया है। खैर अब बात करते हैं, द मीनिंग्स ऑफ नेशन एंड नेशनैलिटी डिपेंड heavily on the circumstances of the state and structure of society। जो मीनिंग्स है नेशन के, राष्ट्र के और राष्ट्रीयता के, ये डिपेंड करते हैं बहुत हद तक, परिस्थितियां हैं जो राज्य की उन पर और सोसाइटी के स्ट्रक्चर पर निर्भर करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यहाँ पर राष्ट्र और राष्ट्रीयता का अर्थ है वो किस पर निर्भर करता है, सर्कमस्टांसेस ऑफ स्टेट, राज्य की परिस्थितियां और समाज के स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है, संरचना क्या है समाज की। However, in ultimate analysis, अगर हम पूरी तरह एनालिसिस, देखो इसको ध्यान से पढ़ना गाइस, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि इस वाले टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत बनते हैं, राइट। However, in ultimate analysis, it means, इसका मतलब है the lower classes, the masses should fight imperialism not to secure their own freedom from exploitation, but to enthrone the bourgeois and the landed magnates। अब ये कह रहे हैं कि यद्यपि अगर अल्टीमेट एनालिसिस की बात की जाए पूरी तरह, इसका मतलब यह है कि जो लोअर क्लास है, जो बड़ी संख्या का लोग है, उसका एक्सप्लॉइटेशन जो हो रहा है, जरूरी नहीं है कि इंपीरियलिज्म के खिलाफ ही लड़े। ये जो बुर्जुआ वर्ग है बीच में जो आता है, इन्होंने भी इनके बहुत कहीं हद तक इनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है, एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन किया है। तो हमारी जो लड़ाई है वो इंपीरियलिज्म के साथ साथ बुर्जीज के साथ भी है, जो इसके साथ पूंजीपत जो वर्ग है उनके साथ भी है। ये सब हमें जो है एक तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। who themselves do not participate in that fight, जो स्वयं फाइट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं in the place of the imperial power। this unity can be maintained only at the cost of mass consciousness। अच्छा, अगर आप यूनिटी आप में है, अगर यूनिटी है तभी ये सब पॉसिबल हो सकता है, ये सारी चीजें ये मेंटेन हो सकती है जब हम सामाजिक चेतना लाएं बहुत सारे लोगों में। तो ये यूनिटी मेंटेन हो सकती है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू करें और जो हमारा पूंजीपति वर्ग है उनसे एक्सप्लॉइट ना हो। तो इस पूरे पैसेज का जो मतलब है वो यही है कि पूंजीपति वर्ग से अपने आप को एक्सप्लॉइट ना होने देना और एक तरीके से मेंटेन करना यूनिटी। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है। बढ़िया है ये, मतलब अच्छी बात है ये। आप लोगों को अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मैं दोबारा बता दूंगी। ठीक है, क्लियर हो रही है जो मैं बता रही हूँ? ऑलराइट। अच्छा, अब इस पैसेज के अकॉर्डिंग नेशनल यूनिटी क्या है, व्हाट इज नेशन, व्हाट इज नेशनलिज्म, क्या है नेशनल यूनिटी और नेशन क्या है, नेशनलिज्म क्या है, ये मैं आपको बता दूँ। Okay, let us compare two notable events of our national history, 1887 और 1885 वाला। अब हुआ क्या है कि ये कह रहे हैं कि दो जो इवेंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। There were only 28 years that separated those two events। मतलब केवल 28 साल ही थे जो घटनाओं को अलग अलग करते हैं। क्या घटनाओं को? Yet they wrote होना चाहिए an incredible change in national outlook। ये पूरा जो टाइम पीरियड है ये क्या करता है कि नेशनल आउटलुक, राष्ट्रीय का जो आउटलुक है उसमें पूरी तरह चेंज करता है। ठीक है, सो एक तरीके से ये क्या चेंज करता है वो बताता है किस तरह सोवरेनिटी के लिए स्ट्रगल हुआ। ठीक है, और उसके बाद में हम्बल पिटिशनिंग हुई। तो ये चीजें ये बताते हैं। इसमें कुछ क्लियर लिखा नहीं है इस वाले क्वेश्चन के आंसर में, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर में कैसे आ रहा है, मुझे लग रहा है नहीं क्वेश्चन आंसर में नहीं है, पॉइंट्स है। हाँ चलो, फ्रॉम अ स्ट्रगल फॉर सोवरेन पावर टू प्रेयर फॉर अ रॉयल कमीशन मार्क्स अ ग्रेट चेंज। ये जेपी कह रहे हैं कि जो सोवरेन पावर का मतलब होता है संप्रभुता, संप्रभुता के लिए जो स्ट्रगल चल रहा है, और वो स्ट्रगल किससे चल रहा है, रॉयल कमीशन के लिए। ये एक बहुत बड़ा चेंज है।
Yet the letter has been called the beginning of the formulation of India's demand. हालांकि बाद में इस बात को ये बोला गया कि भारत की मांगों के निर्माण की शुरुआत हो गई है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि संप्रभुता को पाने के लिए जो स्ट्रगल किया गया वो एक बहुत बड़ी शुरुआत थी और इसको माना गया कि इंडिया की डिमांड शुरू हो गई है अपने मतलब अब भारत ने जो है ना मांगना शुरू कर दिया, डिमांड शुरू कर दिया। अच्छा, अब ये बात करते हैं 1857 और 1885 के राष्ट्रीय जो मूवमेंट्स हैं उनके बारे में, राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इट इज ऑब्वियस, ये एकदम पूरी तरह ऑब्वियस है, स्पष्ट है कि नेशनलिज्म मीन्स डिफरेंट थिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइम्स। मतलब जो अब नेशनलिज्म, इनके लिए नेशनलिज्म क्या था?